हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में कि ये विवाद क्या था और इस विवाद का जन्म कैसे हुआ था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया। देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेकर जाना चाहूँगा। 1813 के अंदर क्या हुआ था, ब्रिटेन की संसद के अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसका नाम था 1813 का आज्ञा पत्र। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर रही थी तो उस टाइम पर हर 20 साल बाद ब्रिटेन की संसद में एक बिल पास किया जाता था और उसी के हिसाब से यहाँ पर रूल रेगुलेशन वगैरह किया जाता था। तो 1813 में जो आज्ञा पत्र आया था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, भारत के अंदर जो है एक पोस्ट बनाई गई थी गवर्नर जनरल की। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिक को। तो जो 1813 का आज्ञा पत्र आया था उसके अंदर भारतीयों की शिक्षा का भी जिक्र था। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल भारतीय शिक्षा पर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, ये बात उसके अंदर लिखी हुई थी। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बना था तो उसने क्या कराया था, कलकत्ता के अंदर एक लोक शिक्षा समिति बनवाई थी। और इस समिति का काम क्या था, भारत में शिक्षा संबंधी नीतियों को बनाना। इसके अंदर टोटल 10 सदस्य थे। भारत में शिक्षा का स्वरूप एवं माध्यम कैसा हो, इस पर समिति 2 गुटों में विभाजित थी। मतलब भारत के अंदर जो शिक्षा देनी है उसका माध्यम क्या रखना है, इंग्लिश मीडियम रखना है या यहाँ की जो भाषा है वो रखना है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा रखना है। इसके हिसाब से क्या हुआ, 2 गुट यहाँ पर बन गए थे। एक गुट तो ये कहता था कि जो यहाँ की एजुकेशन है वो इंग्लैंड के हिसाब से, मतलब जो पाश्चात्य जो संस्कृति है या वहाँ का जो कल्चर है उसके हिसाब से दे। दूसरा ये कहता था कि भारतीय जो है उन्हीं की भाषा में दे। इसी के अनुसार जो है 2 गुट बन गए थे। यहाँ से एक नए विवाद का जन्म हुआ जिसे भारतीय इतिहास में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का नाम जो है दिया गया या इसके नाम से जाना जाता है। एक दल प्राच्य विधा का समर्थक दल था जिसका नेतृत्व एच.टी. प्रिंसेप कर रहे थे। इस दल ने वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो की शिक्षा नीति का समर्थन किया। मतलब इन्होंने ये कहा कि भारतीयों को भारतीयों की भाषा में ही शिक्षा दी जाए। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के परंपरागत साहित्य पुनरुत्थान को अधिक महत्व दिया। इस दल के लोग विज्ञान के महत्व को स्वीकार तो करते थे किंतु वे इसका अध्ययन भारतीय भाषा में करने के जो है पक्ष में थे। कंपनी के कर्मचारियों उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ थे। जो कंपनी के कर्मचारी थे वे हाई जो है कूटनीति थी उनकी, और उनकी धारणा ये थी कि भारतवासियों को विभाजित करके रखकर ही उन पर शासन किया जा सकता है। उनकी सोच ये थी कि भारत है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाएंगी तो इनके आपस में बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, इनके विचार भी नहीं मिलेंगे, तो इस तरह से उन पर शासन जो है आसानी से किया जा सकता है। अतः वे लोग जो हैं भारत के लोगों को अरबी, फारसी और संस्कृत आधारित शिक्षा प्रदान करके विभिन्न धर्मों और जातियों में विभाजित करके रखना चाहते थे। मतलब उनका ये मानना था कि अलग अलग भाषा रहेंगी तो अलग अलग धर्म और जातियों में यहाँ के लोग बटे रहेंगे। समिति का मंत्री विल्सन था जो कि प्राच्य दल का नेतृत्व कर रहा था। वह इस बात का घोर विरोधी था कि भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए। अब जो मंत्री था इस समिति का वो विल्सन था, वो विरोध कर रहा था कि भारतीयों को जो है अंग्रेजी की शिक्षा ना दी जाए, क्योंकि यदि अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को मिलेगी फिर भारतीय जो है हमारे बराबर हो जाएंगे, मतलब दावा करेंगे कि हम भी इनके समान हैं। प्रिंसेप का पूर्ण विश्वास था
कि भारतीय अंग्रेजी पर अधिकार प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते, मतलब ये मानना था प्रिंसिप का। इसीलिए ये भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के विरोध में थे। अब इनका मानना था कि भारतीयों को उनकी ही साहित्य की शिक्षा जो है उन्हीं की भाषा में प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त अन्य प्राच्यवादियों ने भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में 3 तर्क दिए थे। इन्होंने प्राच्यवादी वे थे जो ये चाहते थे कि यहाँ का ही कल्चर जो है या यहाँ की जो भाषा है उसी को रखा जाए शिक्षा में। अब इन्होंने 3 तर्क दिए थे कि भाई क्यों रखा जाए, इन्हीं की संस्कृति और इन्हीं की भाषा क्यों रखी जाए। इनका पहला तर्क था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करने से देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का लोप हो जाएगा। इन्होंने पहला तर्क ये दिया था कि यदि हम भारतीयों को विज्ञान और ज्ञान की जो शिक्षा है वो पाश्चात्यों के हिसाब से देंगे तो यहाँ की जो कल्चर है यहाँ का और यहाँ की जो संस्कृति है उसका विलोप हो जाएगा। दूसरा तर्क ये था कि भारत में अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान से भारतीय साहित्य का विनाश हो जाएगा जिसमें अनेक युगों का ज्ञान संचित है। तो इनका जो साहित्य है भारतीयों का, इसका क्या होगा, विनाश हो जाएगा। तीसरा तर्क था जब भारतीयों को अपनी स्वयं की इनकी एक प्राचीन और भव्य तथा अन्य देश की, मतलब उन्होंने ये कहा था कि जब भारतीय हैं इनकी खुद की अपनी संस्कृति है, साहित्य है, तो अन्य देश की साहित्य का ज्ञान करने के लिए इनको बाध्य क्यों किया जाए। उनकी तीसरा जो उनका तर्क था वो ये था। इसके बाद देखिए प्राच्यवादियों के उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति और साहित्य को सुरक्षित रखना चाहते थे वे और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के वे विरोध में थे। ये थे प्राच्यवादी। अब हम पाश्चात्यवादियों के विचार देखते हैं कि उनकी क्या सोच थी। पाश्चात्यवादियों का मानना था कि चार्टर 1813 में धारा 43 के अंदर साहित्य के बारे में था कि भाई साहित्य के ऊपर 1 लाख जो है कम से कम खर्च करने हैं साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो साहित्य है ना उस साहित्य से क्या अभिप्राय है, केवल हिंदी व फारसी साहित्य से नहीं है जो वहाँ पर साहित्य शब्द है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य भी उसका मतलब है उसके अंदर सम्मिलित है। पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे। इनका कोई दल नहीं था, फिर भी इन्होंने अपनी आवाज़ बड़ी बुलंदी के साथ रखी थी। इनका मानना था कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मरणासन अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, मतलब जो प्राच्य वाली जो शिक्षा प्रणाली है वो मरने की अवस्था है, कुछ में है, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगी। इसे पुनर्जीवित कर मानव के क्षेत्र से बाहर है, मतलब उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र से ही बाहर है, हम इसको पुनर्जीवित नहीं कर सकते। और अरबी, फारसी और संस्कृत के साहित्यों में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवाय किसी भी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं है। उनका ये मानना था कि जो अरबी, फारसी, संस्कृत है, यदि इनके साहित्य को हम पढ़ाएंगे तो इसमें जो है कोई भी उपयोगी ज्ञान नहीं है। अतः भारतीयों के मानसिक विकास के लिए, यदि हमें भारतीयों का मानसिक विकास करना है तो अंग्रेजी माध्यम से जो है पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा उनको दी जाए, ये मानना था पाश्चात्यवादियों का। पाश्चात्यवादियों ने भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान के प्रचारों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को ध्यान में। अब इनका दूसरा मानना ये था कि यदि हम यहाँ पर जो कलरक वगैरह या जो भी लिखा पढ़ी का काम होता था उसके लिए क्या करते थे, अंग्रेज से जो है कर्मचारी आते थे, इंग्लैंड से कर्मचारी आते थे, वे इनको ज़्यादा महंगे पड़ते थे, कॉस्टली पड़ते थे। इनका ये मानना था कि अंग्रेजों को अपने व्यापार और प्रशासनिक कार्यों के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षित बाबू वर्ग की आवश्यकता थी जो वे भारतीय लोगों से भरना चाहते थे।
क्योंकि यहाँ लाने के लिए इंग्लैंड के लोगों पर बहुत ज़्यादा खर्चा, मतलब सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता था। अतः उन्होंने यही विवेकपूर्ण समझा कि भारतीयों को ही अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए और यहीं पर जो है बाबुओं का निर्माण किया जाए। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद 1834 तक ये चला है। इस विवाद को सुलझाने की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को दे दी थी। और इसने क्या किया था, उसको लोक शिक्षा जो समिति था उसका अध्यक्ष बना दिया था मैकाले को। फिर क्या होता है, मैकाले जो है अपना विवरण पत्र देता है। देखिए जो विलियम बेंटिक था, इसने दो लोगों को जिम्मेवारी सौंपी थी। एक तो था विलियम एडम और एक था बेंटिक। दोनों ने जो है काम किया था 1 साल तक। 1835 में जो है मैकाले ने अपना इसको प्रस्ताव दे दिया था कि निस्संदन का सिद्धांत मैकाले ने दिया था कि भारत में क्या करना है, जो अमीर लोग हैं केवल उन्हीं को पढ़ा दो और उन्हीं से छन छन के जो है निस्संदन का मतलब ही फिल्ट्रेशन होता है कि अमीर लोग पढ़ेंगे तो उसके संपर्क में जो गरीब लोग होंगे वे संपर्क में आएंगे, बड़े लोगों से छोटे में, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे में, ऐसे छन छन के जो है शिक्षा आ जाएगी। ये कंसेप्ट दिया था लॉर्ड मैकाले ने। और फिर जो है बेंटिक को ने इसकी घोषणा कर दी थी, इसके जो प्रस्ताव था जो इसने दिया था उसकी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेंटिक जो है वो इंग्लैंड चला जाता है और फिर भारत में नया गवर्नर जनरल आता है ओकलैंड। तो ओकलैंड जो है, मैंने आपको बताया था कि बेंटिक ने दो लोगों को दी थी, मैकाले को और एडम को। मैकाले ने दे दी थी अपनी जो बातें जो भी उसने बताई थी। बेंटिक जो एडम था, एडम ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी। तो एडम जो है वो 3-4 साल तक इस पर काम करता है और एडम ओकलैंड को जो है अपना प्रस्ताव देता है, जिसको हम एडम रिपोर्ट बोलते हैं। एडम रिपोर्ट जो है काफ़ी अच्छी रिपोर्ट थी, पर वो भारत में लागू नहीं की गई थी। ओकलैंड ने इसके पीछे कारण दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बजट नहीं है कि हम इसको लागू कर सके, और ओकलैंड ने भी जो है मैकाले का जो विवरण पत्र था उसी को स्वीकार करके भारत में इसको लागू किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।